प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था सिंप्लेक्स मेथड और उसके क्वेश्चंस। और आपको क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिंप्लेक्स मेथड की या फिर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के स्टेप्स, है ना। तो आप लोग को मैंने कहा था या तो नोट्स जो है आप देखेंगे, अभी स्टेप को याद रखेंगे, वही स्टेप जो है आपको लिखने होंगे। क्या क्या स्टेप्स होंगे, एल्गोरिथम जो भी होती है वो स्टेप्स लिखा जाता है उसमें, है ना। तो बताना है कि क्या करते हैं करके। तो जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, है ना। और बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि उसको बहुत बड़ा नोट्स बना के रखें। कोशिश करना है आप लोगों को कि अगर 2.5 नंबर में पूछा जाए, पूछने की संभावना 2.5 नंबर में ज्यादा होगी उसकी, है ना। जैसे कि हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और बड़ा में ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिंप्लेक्स मेथड का आएगा, बिग एम का आएगा, टू फेस का आएगा, इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन कहने का मतलब ये टेबल वाले बने क्वेश्चन आएंगे। फिर भी अगर 4 नंबर में आ गया कि एक्सप्लेन कीजिए करके, है ना, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं करके। तो अपने तरीके से उसको जो है याद रखेंगे या फिर अपने तरीके से लिखेंगे। चरण को तो यहां हम समझा रहे हैं, आपको समझ आ ही रहा होगा। तो कल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा, एलपीपी होगा, उस एलपीपी को कैसे हल किया जाएगा। तो एलपीपी का पहला स्टेप होगा हल करने का, सबसे पहले देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये मैक्सिमाइज टाइप का है या नहीं। अगर मैक्सिमाइज होगा और सारे कॉन्स्टेंट्स लेस देन और इक्वल टू होगा तभी सिंप्लेक्स मेथड से बनेगा। अगर मेथड का नाम नहीं यूज किया गया तो आपको पहले ध्यान देना है कि किस मेथड से बनेगा। मैक्सिमाइज होना चाहिए और यहां पर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, फिर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि चलो सर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको मैं क्या करता, इसको लेस देन बनाता। लेकिन यहां पर निगेटिव आ जाएगी। क्या आएगी? निगेटिव आएगी ना, क्योंकि आप निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं बोला कि ये ग्रेटर देन होता इधर, तो कोई बच्चा बोलता कि सर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, बट यहां पर आ जाएगा निगेटिव। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा था, याद है आप सभी को? स्टैंडर्ड फॉर्म में नाम ही था, शुरुआत किए थे तो हमने कहा था कि आपके सारे जो इक्वेशन है, सॉरी इनइक्वालिटी, उसको इक्वलिटी में चेंज करने का एक वो रहेगा आपके पास, है ना। और उसके बाद आपको और क्या करने होंगे, उसके बाद और देखना है कि इसके राइट हैंड साइड में जो होंगे कॉन्स्टेंट्स की वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो फिर उसका उल्लंघन होना चालू हो जाएगा। तो बातें समझ आ रही है? जैसे ही कांस्टेंट में लफड़ा चालू होगा मतलब हमारा मेथड बदल जाएगा। क्या ये पहचान पाएंगे आप? जैसे ही ये लेस देन और इक्वल टू ना होकर कुछ और हो गया तो फिर मेथड बदल जाएगा, फिर गारंटी। ओके, तब स्टूडेंट्स पहला नंबर का स्टेप हमने यहां पर मेंशन कर दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। तो मैक्सिमाइज जेड, दो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 1 2 3 कांस्टेंट है, तो 3 प्रकार के आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उन सिलेक्ट वेरिएबल के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो उसकी कॉस्ट होगी, है ना, या फिर यूनिट होगी, वो क्या होंगी, 0 यूनिट होंगी। बात क्लियर है? ये 0 यूनिट के होंगे, ठीक है, स्पष्ट है? S3 करके, ओके। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट अगेन लिखेंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पहला आपका क्या है, x1 x2, है ना, फिर प्लस में s1 इक्वल टू 2 आएगा बच्चों। फिर दूसरा कांस्टेंट है 5x1 प्लस में 2x2, फिर प्लस में s2 इक्वल टू 10 आएगा। इसी प्रकार से 3x1 फिर प्लस में 8x2 फिर प्लस में आ जाएगा s3 इक्वल टू 12 आएगा। और कल आप सभी ने इसको जो है हमने क्लास वर्क कर दिया था, तो प्रयास किया था और कुछ विद्यार्थियों से थोड़ा थोड़ा बनना चालू हो गया था, कुछ लोगों से नहीं हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजों को तो यहाँ लिख ही दिया हूं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जहां पर हमने बता दिया कि ये जो भी वेरिएबल्स हैं या फिर डिसीजन वेरिएबल है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, जिसे बेसिक वेरिएबल कहा जाएगा या डिसीजन वेरिएबल कहा जाएगा। और ये जो हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है उसको नॉन बेसिक वेरिएबल कहेंगे। सिलेक्ट है तो सिलेक्ट वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं। आपका एक और वेरिएबल होगा सरप्लस वेरिएबल, उसको भी क्या कहते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल। एक और वेरिएबल होता है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल,
है ना। ये सारे सारे नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी आगे की आप दो अन्य मेथड जैसे हमने टू फेज और बिगेम कहा, वहां पर इस प्रकार के वेरिएबल की जिक्र होगा। स्लैक भी होगा या फिर सरप्लस हो सकता है ना। वो तो संभावनाएं हैं, आपके ऊपर है। ओनली स्लैक से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। जहां जहां जिक्र हुआ ना वहां पर क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। तो देखिए इन थ्योरी को भी पढ़ना होगा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। पुस्तकों में देखेंगे कि क्या स्लैक वेरिएबल है, क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल है, कब यूज किया जाना है। अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सही से नहीं बन पा रहा है तब हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा जरूर, है ना। ये लेस देन ना होकर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा जरूर। बात क्लियर है, ठीक है। ये इन चीजों में अगर ओनली इक्वल टू होगा तो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। ये स्लैक वेरिएबल कब आएगा, ओनली लेस देन होगा तभी स्लैक वेरिएबल आएगा। जैसे ही आपके इस कांस्टेंट्स में लफड़ा चालू हुआ मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल आना तय है। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहला स्टेप हर किसी को आता है, हर किसी ने किया था। दूसरा स्टेप में हमने जो है इसको दूसरा स्टेप कह देते हैं कई लोग, वो जब थ्योरी लिखेंगे ना उसमें दूसरा स्टेप बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जब अपने कॉपी में लिखेंगे या फिर एग्जाम परफॉर्म करेंगे वहां पर इसको इस स्टेप के अंदर डाल के रखिएगा। वी कैन सी दैट ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस जो होंगी, जब बेसिक वेरिएबल को जीरो कर दिया जाता है, जो नॉन बेसिक वेरिएबल का आंसर आता है उसी को बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके। और फिजिबल क्या होती हैं, जब चीजें पॉजिटिव होती हैं उसी को फिजिबल कहा जाता है, याद रखना। नेगेटिव होगा तो इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। तब उसके लिए मेथड आता है हमारा डुअल सिंप्लेक्स मेथड, जो कि यूनिट नंबर 2 होने वाली है हमारी। कोई पूछ दे अगर XB का वैल्यू निगेटिव है तो कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखो अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा जो बोल रहा हूं वैसा नहीं पूछेगा, तो उसके जो शब्दावली होंगी आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली होंगी, लेकिन पहचानना है कि ये कहना क्या चाहता है। ट्रांसलेशन जरूरी नहीं, उसका सेंस जरूरी है कि ये कहना क्या चाहता है। उसने कहा कि XB अगर 0 होगा तो किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, आप बोलेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड का उपयोग किया जाएगा करके। बात क्लियर है। इनफिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है सॉल्यूशन प्रोसेस ना करे, ना आए, वो अलग ही मामला हो जाएगा, है ना। वो तो बिगेम और टू फेस इसी यूनिट में काम चलता रहेगा, तब बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर x1 और x2 का वैल्यू मैं 0 करता हूं तो मेरे को s1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। s2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। s3 का वैल्यू कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, XB। कई लोग छोटा लिख देते हैं ऐसा तो भी ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि x1 आंसर आएगा, x2 आंसर आएगा, या x3 आएगा बेसिक वेरिएबल के लिए, इसलिए b लिखा रहता है। तो हमारे उत्तर में अंत में तो हम x1 का मान x2 का मान निकालते हैं ना, तो छोटा लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसा बड़ा लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, है ना। तो ये तो अपना अपना जो है इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद बच्चों आप लोगों ने ये वाला टेबल भी कल बना लिया था, तो चलिए इसको लिख देते हैं। पहले वाले टेबल में फटाफट भरना है आप लोग को। जितने आपके पास क्या होंगे नॉन बेसिक वेरिएबल होगा उसको पहले बेसिक में रखा जाएगा, और हल करने के दौरान इसी को ही हटा हटा के रिमूव करके जो है नॉन बेसिक की जगह बेसिक को इंटर कराया जाता है। नॉन बेसिक लीव करते हैं और बेसिक इंटर करते चले जाते हैं। तो इस जो टेबल है उस टेबल में क्या होता है, रूपांतरण होना चालू होता है, और रूपांतरण के पश्चात जो भी यहां पर आ जाएगा वही उसका उत्तर कहलाता है, राइट। तो अब देखिए शुरू में तो x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका जो भी लिखा रहेगा वो कोफिशिएंट्स है उन सबको लिख देना है। ये 5 है, ये आपका 3 है, और यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, और यहां पर 0 है, ठीक है, ओके। और शुरू में यहां पर देखेंगे तो s1 का जो भी कोफिशिएंट है उसी को लिखा जा रहा है, वही बात कर रहे हैं। जो cj है ना वही cj की बात ही हो रही है, c भी लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंत में उत्तर बेसिक वेरिएबल के लिए ही लाना होता है, इसलिए b लिखा रहता है। तो कई बच्चों को यही चीजों को लेकर परेशानी होती है। ये पूरा टेबल में जो काम करना होता है वो बेसिक वेरिएबल को लाने के लिए होता है, इसलिए जगह जगह बेसिक बेसिक की बात की जाती है। यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। शुरू में क्या होगा, नॉन बेसिक है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट 0। अब यहां पर जो उत्तर आएगा वो उत्तर क्या है बच्चों, s2 का आएगा 2, s1 का आएगा 2, s2 का आएगा 10, और यहां आएगा 12। और सिंपल तरीके से लिख रहे हैं, आप लोग हड़बड़ी करते हो और अति उतावला स्वभाव दिखाते हो, इसलिए आपका गणित नहीं बन पाता। एकदम सिंपल तरीके से जितना दिख रहा है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, जैसा मैंने बोला वही लिख रहे हैं। तो इसमें किड़बिड़ किड़बिड़ हड़बिड़ हड़बिड़ ऐसे करोगे तो नहीं आएगा उत्तर। एकदम शांत तरीके से लिखेंगे उसको और देखेंगे आपका हर एक उत्तर बन रहा है। स्टेप याद रखने हैं आपको।
अब यहां पर क्या लिखना है बच्चों, सारे कोफिशिएंट को लिखना है। 3 कांस्टेंट तो 3 लाइन भराएगा, तो तीनों लाइन को भर दीजिए। 1 1 और ये 1 यहां पर नहीं है, S2 S3 नहीं है इसलिए 0। यहां पर भरेंगे आप 5, फिर हो जाएगा बच्चों 2, फिर यहां पर 0 क्योंकि S1 नहीं है S2 है, और S2 की जगह ही 1 होगा, S3 नहीं है। यहां पर हो जाएगा बच्चों 3, यहां पर हो जाएगा 8 0 क्योंकि S1 नहीं है, S2 नहीं है, S3 है, इसकी जगह 1। अब एक आप लोग को क्या है, अब देखिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट की संख्या थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे। पहले क्लास में मैंने बहुत ज्यादा क्यों नहीं बोला, आपको जो है पहले प्रारूप को समझाना चाहा था। अब प्रारूप के साथ साथ तुम लोगों को कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन सिखाऊंगा। जो चीजें यहां पर होगी, यहां पर जो भरा रहेगा उसके पोजीशन पे 1 पाया जाएगा, उसके पोजीशन पे क्या पाया जाएगा 1, वो जाएगा और जहां से अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि S1 है, यहां S1 से इंटरसेक्ट करेगा 1 होगा, और उसके नीचे में 0 होगा। क्या होगा उसके नीचे में 0 होगा, आगे पीछे वो वहीं पे 1 होगा, उसके पोजीशन पे जहां इंटरसेक्ट करेगा इधर से और इधर से। अब बाकी जगह 0 होगा। S2 है तो S2 को 1 में है, बाकी जगह 0 है। S3 तो 1 है, बाकी जगह 0। यही हाल जो है अगर कोई इंटर भी करता है तो इंटर करने के बाद भी देखेंगे उसके नीचे 0 लाते हम लोग, होगा आगे पीछे 0 ही आएगा। जो इंटर कराएंगे आगे पीछे 0 आएगा, यही बस तरीका है। यस और नो, क्या आप समझ पा रहे हो? अब यही चीजें घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछती है। अब बच्चों को परेशानी होती है कि सर ने ऑब्जेक्टिव कौन हल कराएगा भाई, 5 सब्जेक्ट में 5 महीने लग जाएगा, ऐसा में है ना, ऐसा समय है नहीं, आपके पास 4 महीना होगा और लास्ट के 5 महीने तो आपका पेपर ही चलेगा, और जिस पर आपको रिवीजन भी करने हैं। तो इसलिए एक सब्जेक्ट को हम कम से कम जो है 20 दिन के टारगेट के साथ चलेंगे। तो ये सब्जेक्ट 20 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट जैसे कि हमारा फंक्शनल एनालिसिस होगा वो 15 से 20 दिन का टारगेट रहता है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है। और अभी इस सब्जेक्ट में क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस की आवश्यकता ज्यादा है, तो गंवारी बिल्कुल नहीं चलेगा, लाचारी नहीं चलेगा, आप आराम करेंगे तो फिर गड़बड़ है। इसलिए कम से कम रोज इसको 2 घंटा 3 घंटा देना होगा। ठीक है, चाहे गलत फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे, रफ कॉपी में पहले बनाएंगे, अगर पूरी तरीके से सही है तभी जाके अपने फेयर कॉपी में उसको फिर से लिखना चालू करेंगे। बात क्लियर है? और ऐसा है इस जो मेथड्स हैं या फिर ये सब्जेक्ट है, इसमें कहीं 20 से गलत होता है तो उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो समझ नहीं आता। पूरा टेबल को दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि दिखते नहीं है। जितने समय में खोदते रहेंगे उतने समय में आप बना लेंगे दूसरा टेबल, उससे अच्छा नया टेबल बनाकर ही काम करना चाहेंगे। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो इस कारण से बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दूसरा चीज, और जो चीजें इंटर की है उसके नीचे 0 होगा बोला मैंने। लास्ट में एक बात और याद करना, जो भी इंटर करेगा उसका नेट एवोल्यूशन भी 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपको तो बना पाएंगे आप लोग। जो चीजें आपका बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम में मौजूद है, अगर कोई भी क्या वेरिएबल, चाहे वो आपका बेसिक वेरिएबल हो या फिर नॉन बेसिक वेरिएबल हो, जो भी यहां पर क्या करेगा मौजूद होगा, उसके लिए नेट एवोल्यूशन हमेशा 0 पाया जाएगा। गारंटी है इस बात की। क्या समझ पाए मेरी बात को? वो आएगा और करना ही करना है। ठीक है, अब देखना है आप कैसे आएगा, समझिएगा। करूं मैं आगे? तो ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए था, तो कल भी हमने ये चीज बात की थे, आप फटाफट इसको करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहां पर क्या आएगा? सबसे पहले 0 आएगा, है ना। 0 आएगा क्यों? क्योंकि यहां पर इसका मतलब होता है ये सीबी का इंटू करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ये आपका xi मतलब x1 से, xi मतलब यहां पर क्या है x2 से, xi मतलब क्या है इससे x3 से, राइट। तो सबको गुणा करेंगे 0 है आपका। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर ये तो लाइन पूरा 0 0 0 0 होगा। और जेड माइनस सीजे, इसको जेड बोलेंगे, इसको सीजे बोलेंगे। तो शुरू में क्या आ जाएगा? -5 होगा बच्चों, फिर क्या आ जाएगा? -3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड माइनस सीजे, तो ये कहिएगा, अगर इस लाइन को ना लिखना चाहें, डायरेक्ट आपको डेल्जे लिखना है, तो जो भी रहेगा उसको नेगेटिव करके लिख देना। ऊपर वाले को जो भी नेगेटिव रहेगा फट से लिख देना। पेपर में अगर समय नहीं तो फटाफट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तो समझाने का था इसलिए। अब ये हो जाएगा आपका मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है वो जो कॉलम को क्या कहते हैं? उस कॉलम को कहते हैं की कॉलम। की कॉलम। अब की कॉलम के मेंबर को हम क्या करते हैं? XB से डिवाइड करते हैं, और मिनिमम रेशियो बाद में ढूंढेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, देन देखेंगे मिनिमम कौन सा है। तो 2 और 1 का रेशियो 2, 10 और 5 का रेशियो 2। अगर किसी को लिखना है तो मेंशन करके ऐसा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहां पर आएगा 4।
विच इज मिनिमम, ये और ये दोनों मिनिमम है। अब इसको बोलते हैं डिजनरेट केस। क्या बोलते हैं? डिजनरेट केस है। डिजनरेसी है कि किसको चुनाव किया जाए मिनिमम रेशियो में, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी चुनाव करेंगे। हाँ, लेकिन स्टेप के बढ़ने की घटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी और डिजनरेसी की आएगी तो डिजनरेसी के केस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और बुक में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो डिजनरेसी की क्या मतलब है ऐसे करके। अन्यथा उत्तर में दोनों में ही आते हैं बच्चों, बस स्टेप की बात हो जाती है कि स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं इसको चुनाव करूंगा ना तो एक स्टेप बढ़ेगा, देन उत्तर आएगा। अगर मैं इसको चुनूंगा ना दूसरा बार में उत्तर आ जाएगा। अगर मैं इसको चुन लूं तो एक स्टेप मेरा बढ़ जाएगा, जबकि मैं इसको अपन चुनूं तो उत्तर मेरा क्या है जो है दूसरा स्टेप में ही पैदा हो जाएगा। बात क्लियर है? तो डिजनरेसी केस तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैंने बोला कि ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये आपका की रो मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को पता है कि इस वाले से आंसर जो है एक स्टेप जल्दी आ जाएगा करके, लेकिन आंसर दोनों में ही आएंगे, इस बात को समझिएगा, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो ये आपका की क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। तो आप जो है फटाफट इनकमिंग वेरिएबल किसे कहते हैं, जो की कॉलम चुना गया वो होगा आपका, यस, इसको एंटरिंग वेरिएबल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, इनकमिंग वेरिएबल। जहां पर इधर की रो सेलेक्ट किया गया वो क्या बताता है, आउटगोइंग वेरिएबल को बताता है। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं वो क्या कहलाता है, की एलिमेंट। वन है तो वन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, वन नहीं है तो फिर दिक्कत थोड़ा है, नहीं दिक्कत तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा। अब इसको फास्ट कीजिएगा, कौन एंटर कर लिया, x1 एंटर कर लिया, s2 जैसा का तैसा है, s3 जैसा का तैसा है। इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 5 3 0 0 0, तो यहां पर लिख दीजिएगा 5। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 0। अब इधर कुछ नहीं भरना है, ऐसा भर ले, ठीक है, अच्छी बात है। इधर भरना है आपको पहला जो भी की कॉलम होता है, की रो होता है, जहां पर आपका की एलिमेंट होता है उस लाइन को ही भरा जाएगा रो में। ठीक है, तो रो में भर दीजिएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। अगर यहां पर 2 नहीं हो, यहां पर क्या होता, 5 होता, तो 2/5 करके लिखा जाता। मतलब इस लाइन को भरने के लिए अगर 1 नहीं है की एलिमेंट तो 1 बना के लिखा जाएगा। बात क्लियर है? 3 रहता तो 3 बना के लिखते, सॉरी उसको 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करते पूरे रो को, तो ऐसा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये है आपका 1, ये है 1 और ये है 0 0। और अपने दोस्तों से वीडियो वगैरह जरूर शेयर करो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 नंबर ज्यादा पाऊंगा तो मैं उखानू चंद बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जितना आप लोग जो है आपस में शेयर करोगे, मदद करोगे, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा ये जो फैमिली है इसका जो है नाम बनेगा अलग से, लोग को समझ आएगा, थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे कि हम क्या करेंगे, अब हमको भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये सोच के। ठीक है, तो जो है थोड़ा सा अपने आप धीरे धीरे आसपास माहौल बनती है, तो कंपटीशन होता है तो आप ज्यादा सीखते हैं फिर, है ना। जब कंपटीशन में कोई नहीं होता ना तो फिर आप नहीं सीख सकते, और नंबर से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर आपको घमंडी बनाता है, कई बार घमंडी नहीं, आपको कंपटीशन में रहना है, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी जितने बैठे हो सारे लोगों को यही मान कर चलना है कि मेरा आएगा ज्यादा, मेरा आएगा ज्यादा, मेरा आएगा ज्यादा, हर किसी का। क्योंकि लॉजिक सबके पास वही हो गया, सिलेबस सबका वही होगा, क्वेश्चन पेपर सबका वही होगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा अच्छा नंबर लाएगा। बात सिंपल है। ठीक है, तो हर किसी का यहां पर बनना चाहिए। तो ये देखो मैंने जो बोला वो सब लाइन जो है आपको एकदम याद हो रहा होगा, और जो है कल आप लोगों ने किया है इस चीज को, तो ये हमने भर दिया, कोई आपत्ति नहीं है। इस लाइन को कैसे डालें, अब इस लाइन को डालने के लिए मैंने कहा है जब भी आपको हल करना हो, अब ये छोटा क्वेश्चन है बच्चों, छोटा से आप आगे धीरे धीरे बड़ा बनाते जाएंगे, तो हमेशा ऐसे रफ में कीजिएगा। 10 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये आपका 0। हमेशा रफ में लिख दिया करो, आपके पास होगा जरूर। अब इस लाइन को जो है लिख दिया करो। कौन सा लाइन है, 2 1 1 और ये 1 0 0। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए की एलिमेंट वाला लाइन कौन सा है, ये वाला। अब इसी के नीचे 0 लाना है, मतलब ये की एलिमेंट वाला लाइन है, आपको याद रहना चाहिए। तो आपका जो है उत्तर वाला लाइन है, तो अब इसके नीचे 0 लाना है। हमेशा जो इंप्रूव किया जाएगा वो लाइन ऊपर होंगी, और जिसके कारण से इंप्रूव किया जाएगा वो लाइन नीचे होगी। अब इसको आपस में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव लेवल में है तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो क्या करते हैं आप, योग करते। अब कितना ऐसा यहां पर गुणा किया जाए कि 5 और 5 का ऋण, है ना, सॉरी मैं तो बोल ही भी दिया उसको, है ना, कि इस संख्या और इस संख्या का जो ऋण है वो कितना हो जाए,
जीरो हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करके हटा दे। आपका यहाँ पर कुछ और रहता है 8 होता तो 8 का मल्टीप्लाई करके हटा दे। अगर कहीं 6 होता तो 6 का मल्टीप्लाई करके हटा दे। यहाँ पर मतलब 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10, 10 आपस में घट गया शून्य। ये हो जाएगा आपका क्या 5 5 आपस में कट गए शून्य। ये आपका 5 और 2 वहां से हटा दिए, ऋणात्मक बचेगा 3, नेगेटिव होगा। यहां पर है बच्चों -5 और यहां पर हो जाएगा आपका क्या 0। तो इंटू करने से फर्क नहीं पड़ता, तो 1 - 0 0, क्योंकि 5 का इंटू 0 से करने से फर्क नहीं पड़ता। और ये तो 0 - 0 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बनाएगा किधर, यहां पे जो लिखा हूं उसको बोल रहे हो गलती से। ठीक है, उस लाइन को आप पूरे को भर दीजिए। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये 1 और ये 0 हो जाओगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, इस लाइन को फिर से मिटा दीजिए। और कौन सा लाइन को लिखेंगे आप लोग, इस लाइन को इंप्रूव करना है तो इस लाइन में जितने भी डिजिट है वो पूरा लिखेंगे। यहां से 12 है, 3 है, फिर 8 है, फिर 0 है, फिर क्या है बच्चों एक और 0 है, फिर 1 है। अब किस संख्या का गुणा किया जाए, क्योंकि ये वाला जो है वो है, तो 3 का आप गुणा करेंगे। ठीक है, और आपस में घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 12, और 12 में आप क्या करेंगे 6 घटाएंगे तो 6 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 और 3, ये तो 0 करने का वो था लक्ष्य था, इसलिए 0 आएगा ही आएगा। यहाँ पर 8 में 3 गए 5। ठीक है, माइनस कर रहे हैं याद रखेंगे। और यहाँ पर -3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि शून्य का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही काम करना था फटाफट, कल इसी को देखना था। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर 1। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ये फट से भरना है आप लोग को। अब जो है ZJ निकालिए। और मैंने एक अभी बात कहा था कि जो भी यहां एंटर करेगा उसके लिए नेट एवोल्यूशन हमेशा 0 पाया जाता है। अभी देखना वो कमाल दिखेगा भी। ये आपका इसी का ही आप देखेंगे तो इधर तो 0 है, इधर 0 है, यहाँ 5 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, और यहां पर तो 0, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा 0, यहां पर भी क्या आएगा 5, यहां पर भी कितना आएगा 5, यहां पर कितना आ जाएगा 0 और यहां पर आएगा 0। बोलेगा इधर गुणा करने की आवश्यकता है, क्या बोलेंगे 0 है तो क्या गुणा करेंगे आप लोग। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा डेल जे मतलब नेट एवोल्यूशन। तो 5 में 5 जाएगा, कितना आएगा, क्योंकि नेट एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है ZJ - CJ। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स CJ है, तो ZJ - CJ को ही डेल जे बोलते हैं। तो आपको मिल गया 0। अब यहां पर क्या मिलेगा बच्चों ZJ - CJ मतलब कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 5 और यहां पर कितना आ जाएगा 0 और 0। देखिए यहां पर नेट एवोल्यूशन 0 है, क्योंकि यहां पर ये मौजूद है बेसिक वेरिएबल के अंदर। ये जो है बेसिक वेरिएबल में है, इसके लिए नीचे में क्या आया 0। ये बेसिक वेरिएबल में है, इसके लिए यहां पर नेट एवोल्यूशन कितना आया 0। तो जो चीजें यहां पर इस कॉलम में यहां पर जो शामिल होंगी उनके लिए नेट एवोल्यूशन हमेशा 0। जो शामिल नहीं देखो उसके लिए नॉन 0 आया कि नहीं। अगर यहां पर नॉन 0 जगह निगेटिव आता तो क्या करना पड़ता, टेबल को अगेन इंप्रूव करना पड़ता, अर्थात उस निगेटिव वाली चीज को हटाने का प्रयास किया जाता और आगे बढ़ाया जाता। तो ये हमारा क्या है, फिर ये जो है दूसरा टेबल बताने की जरूरत है ही नहीं। इसमें क्या बोलेंगे आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, है ना, या फिर बोलेंगे वी कैन सी दैट, है ना, क्या बोलेंगे, या फिर देयरफॉर जो भी शब्द इस्तेमाल करें क्या बोलेंगे, वी कैन सी दैट, क्या देख पा रहे हो आप लोग, वी कैन सी दैट ऑल डेलजेस, है ना, डेलजेस, है ना, और या फिर ऐसे लिखेंगे इसको ZJ - CJs are greater than equal to 0 so that our solution is optimum। इसी को कहते हैं। अब इसको बोल देंगे व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी, ऐसे बोलेगा तो आप बता पाएंगे। कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी पूछेगा, उसको थ्योरी के तौर पर पूछेगा तो क्या आप बता पाएंगे द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी इज ये, है ना। अब इसमें थ्योरी थोड़ा सा लिखा होगा पुस्तक में तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखिएगा कोई चीज नहीं पढ़े हैं वाला शब्द कभी नहीं आना चाहिए। जो हल्का फुल्का एक आध दो ऐड होते रहेंगे उसको नया कॉपी में अपना जगह देते रहना है, और जितना हो सके उतना तैयारी आप लोग को करनी है अच्छे से। नंबर अच्छा आना चाहिए, आएगा नंबर अच्छा आएगा, याद रखिएगा। अब जो है बहुत पुराने वाला क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, या फिर आपको कोरोना काल वाले क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंड क्वेश्चन दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोग को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा नंबर आएगा।
ठीक है, आपके सीनियर लोग को खूब नंबर मिला था क्योंकि उनका एग्जाम हुआ था और जितना मैंने बोला था वही क्वेश्चन आए थे, अलग क्वेश्चन नहीं आए थे। और रही बात थ्योरी की, तो हल्का फुल्का उसमें तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा आप लोग को। ठीक, तो आप यहां पर बताएंगे वी कैन सी दैट आवर क्या है ये, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट आवर सॉल्यूशन इज, सो दैट आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सो दैट आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड, या फिर हैंस करके लिखिएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, हैंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज करके लिखना, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, वो क्या है बच्चों, आप लिखेंगे सीधा x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू कितना है, यहां पर जो आया है वही उत्तर है, ये लाइन जो है वही उत्तर कहलाता है, वो है बच्चों 2। और x2 का वैल्यू क्या है, नहीं है मतलब 0, और x3 नहीं है यहां पर मतलब उसका 0। ठीक है, जो नहीं होगा उसका उत्तर क्या आएगा, 0। अब ये बोलेंगे कि x2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, x1 x2 और x3 का वैल्यू जैसा भी रहता है, x3 तो है भी नहीं, x3 तक लिख क्यों रहा हूं मैं, x1 और x2 जो है उसी का मान आना था, एक का आया दूसरा का नहीं आया, और क्या आ गया हमारा यही उत्तर कहलाएगा, हाँ कि ना। अगर यहां पर निगेटिव होता तो फिर आगे और बढ़ते चले जाते हैं और x2 का मान भी निकालने की प्रयास करते, नहीं आया, पॉजिटिव आ गया, मतलब जो है ऑलरेडी वो वाली वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, अर्थात 0 आएगा उसका वैल्यू। क्या समझ पाए आप लोग। और आप क्या करेंगे, एंड करके मैक्सिमाइज जेड को लिख देंगे। मैक्सिमाइज जेड क्या हो जाएगा बच्चों, आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो वहां पर लिख रखे हो या फिर ऊपर में लिख रखे हो उसी का प्रयोग करेंगे, और आप देखेंगे तो 5 इंटू x2 का वैल्यू है 2 और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 0, सो दैट आवर मैक्सिमम वैल्यू है ना ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स इज 10। दिस इज आंसर। अगर अंत में आंसर को ऐसा डब्बा बना के लिखेंगे तो भी चलेगा और नीचे में हाईलाइट कर दीजिएगा ये आंसर है करके, तो फिर आपका जो है उत्तर ज्यादा उत्तम तरीके से जज किया जाएगा और अच्छा लगेगा वो। क्या मैं समझा पाया आप लोग को। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है एक और, जिस क्वेश्चन को बनाएंगे हमने टेबल बना रखा है पहले से, है ना, ये जो है टेबल मैंने बना दिया है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, और जो बच्चे अभी बना रहे हैं वो जो है वो भी ध्यान से देखना समझना। ठीक है, ये जो है प्रश्न अभी हम क्लास वर्क कर दिए थे, कुछ बच्चे आधा कर लिए होंगे, अब इसको कंप्लीट करेंगे, देखना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग का। ये हमारा एलपीपी है, 3x1 प्लस में 2x2 प्लस में 5x3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3 इज लेस देन इक्वल टू 430। ठीक है, 3x1 प्लस में 2x3 मतलब x2 नहीं लिखा गया है, लेस देन इक्वल टू 460। फिर है आपका x1 प्लस में 4x2 मतलब x3 नहीं है, अब वेरिएबल की संख्या देख लेंगे तो 3 है, मतलब 3 होना चाहिए जिक्र, इसलिए जो है बाद में हम उसका भी कवर करेंगे। 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 420। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि पहले क्वेश्चन लिखा था उसी को मैंने थोड़ा सा बेजूचे मिटा के लिख दिया इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे आप लोग, 3x1 प्लस में 2x2 प्लस में 5x3 और कितना कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो 3 आपके पास क्या आएगा सिलेक्ट वेरिएबल s1 s2 s3 और जिनकी कोफिशिएंट क्या होंगे 0 0 होगा, हमने लिख दिया। फिर हमने कांस्टेंट पहले को लिखा, ये आपका x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3 प्लस में s1 पहला कांस्टेंट है इसलिए इक्वल टू बना दिया इसको 430। फिर है आपका 3x1 प्लस में x2 नहीं है इसलिए 0x2 कर दिया ताकि बाद में असुविधा ना हो उस पे भरने के लिए कॉस्ट मैट्रिक को, है ना। फिर प्लस में क्या है आपका 2x3 प्लस में s2 दूसरा नंबर कांस्टेंट है इसलिए इक्वल टू क्या बोल दिया 460। फिर है आपका x1 प्लस में 4x2 प्लस में x3 नहीं मेंशन किया गया है इसलिए हमने 0x3 लिख दिया। तो यहाँ पर x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि बेसिक वेरिएबल होगा, और यहाँ पर s1 s2 s3 जो होगा वो क्या होगा नॉन बेसिक वेरिएबल होगा। तो पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख दिए हैं इसलिए जो है यहाँ पर मैंने इसको भरा हुआ है। ठीक है, समय कम लगे करके। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आएगा, जितने भी आप बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 को 0 करेंगे तो आपको s1 का उत्तर मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे 430। फिर यहाँ पर s2 का वैल्यू क्या जाएगा 460, फिर यहाँ पर s3 का वैल्यू हो जाएगा 420। ये आपका x भी हो गया। तब इसको टेबल में भरना है फटाफट। तो हमारा बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और ये आपका सीजे। तो सीजे में सारे गुणांक को हमने भर दिया,
ये है आपका 3 2 5 और 0 0। फिर यहाँ पर आपका जो है ये वाला कॉलम को भरेंगे तो शुरू में सब जीरो होता है, कोफिशिएंट किसका, नॉन बेसिक वेरिएबल का जीरो लिख दिया, और जो भी आएगा उत्तर उसको यहाँ पे लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इन गुणांकों को लिख दिया 1 2 1, फिर 1 0 0 3 0 2, फिर यहाँ पर S1 की जिक्र किया जा रहा है तो यहाँ S1 का कोफिशिएंट लिखना था, परंतु S1 है नहीं इस वाले लाइन में, तो हम बोलेंगे 0। S2 है 1, कोफिशिएंट सामने में उसका गुणांक, और यहाँ पर 0। इसी को फिर से मिलाकर देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x1 का कोफिशिएंट, फिर यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट, फिर यहाँ पर x3 नहीं है इसलिए 0 है ना, हमने यहाँ पर बताया है। S1 होगा क्या, नहीं 0। S2 होगा क्या, नहीं 0। S3 है तो हम बोलेंगे 1। शुरू में आपका ZJ आएगा, ZJ का मतलब होता है CB का गुणा करना है, पर्टिकुलर जो इन एलिमेंट्स है, और योग करना है, ठीक है, तो वो 0 ही होगा क्योंकि ये सब 0 है। अब ZJ के बाद आता है डेल J या फिर नेट एवोल्यूशन, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसको ही लिख दीजिए -3, क्योंकि ZJ माइनस CJ करेंगे, ये पूरा CJ है ऊपर वाला, तो -2 -3 -5 0 0 0। आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्राप्त होती है क्या, उसके करस्पॉन्डिंग प्राप्त होती है आपको की कॉलम। अब की कॉलम के मेंबर को डिवाइड करते हैं कहां से, XB से, जो भी रेशियो आएगा उसको लिखेंगे, तो 430 को डिवाइड करेंगे 1 से, 430 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 430, और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 460 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 230, एंड यहां पर इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जब भी यहां पर 0 हो उस 0 वाले लाइन को डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप इनफाइनाइट पे आती है, और इनफाइनाइट मिनिमम के कैटेगरी में नहीं आता, वो तो मैक्सिमम है, इसलिए यहां पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रॉब्लम, यस और नो, हाँ कि ना, सबको समझ आया, थलेश्वर आया, कहां भाई, डिवाइड किया, क्योंकि ये है आपका क्या कि कॉलम, एलिमेंट को डिवाइड करना है इससे, XB अपॉन में ये एलिमेंट डिवाइड किया तो क्या रहेगा बेटा, 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही रहेगा, और यहां इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा 400 से 230 हो जाएगा, 460 था। अब इसको डिवाइड नहीं करूंगा, मैं बोला जब भी निगेटिव होगा और 0 होगा डिवाइड नहीं करना है, बोला मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब यहाँ पे मिनिमम कौन आ रहा है इस वाले में, जो भी आया उत्तर उसमें मिनिमम ये है, राइट, तो मिनिमम ये है, मतलब हो जाएगा ये इससे इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये की एलिमेंट हुआ। अब यहीं पर इन चीजों को जिक्र करना है, इनकमिंग आपका वेरिएबल क्या होगा, जो इंटर करने लायक होता है वो की कॉलम से देखा जाता है, तो x3 आपका क्या हो जाएगा, एंटरिंग वेरिएबल या फिर इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, ओके। और आपका आउट गोइंग वेरिएबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जहां से इधर मिनिमम रेशियो सेलेक्ट किए हो वो हो जाएगा S2 ये। अब आपका की एलिमेंट कितना है बच्चों, 2, आप 2 लिख दिया। अब यही जो लाइन होगा उसी लाइन को भरा जाएगा, ये बात दिमाग में रखेंगे, ये हो जाएगा आपका S1, कोई दिक्कत नहीं, ओके, उसको चेंज करना नहीं है। S2 की जगह लिखा जाएगा क्या, S2 की जगह लिखा जाएगा x3 इंटर कर रहा है, इसलिए x3 को भर दिया हमने। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, S3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। बच्चों क्या इस पूरे लाइन पे ये जो लीडिंग एलिमेंट है या फिर की एलिमेंट है उसके नीचे 0 है? अगर कहीं किसी पे 0 लाइन लिखा हुआ है, 0 है, तो उस लाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 0 है। यस और नो, ये 0 है कि नहीं? अगर 0 नहीं होता तो 0 बनाना पड़ता, तो जो 0 बन चुका है उस लाइन को जैसा का तैसा लिखा जा सकता है। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, S3 का 0। अब यहां पर जो है कोई बदलाव नहीं होगा, 420 है तो 420 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे बच्चों, 4 है तो यहां पर 4 लिखेंगे, ये 0 है और ये आपका 0 है, ये आपका 0 है और ये 1 है, ठीक है। इस लाइन पे ही बदला जाएगा, तो उस लाइन को बदलने से पहले आप जहां पर ये लीडिंग एलिमेंट होता है उस लाइन को पहले भरना है, बोला हूं इस इंप्रूव टेबल में, है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन टेबल या फिर बोलेंगे फर्स्ट इंप्रूव टेबल, एक ही मतलब है, फर्स्ट इंप्रूव टेबल या फिर फर्स्ट इटरेशन टेबल। तो ये आपका हो जाएगा, इस लाइन को भरना है, वो लाइन मैंने लिख दिया कि भैया x3 आएगा यहां पर और ये भागेगा, तो x3 लिखा। x3 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 5 है, लिख दिया हम लोगों ने 5। यहां पर क्या लिखा जाएगा, बोलेंगे सर अगर एलिमेंट आपका की एलिमेंट 2 है 3 है तो उतना से डिवाइड करेंगे, 1 है तो कुछ नहीं करना है, 1 बना के लिखना होता है। तो वहां पर 1 है क्या एलिमेंट, नहीं, तो पूरे को हम 1 बनाने के लिए इसके एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो संख्या हुआ डिवाइड कर दीजिए, ऐसा बोल सकते हो, है ना। 1 रहता तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 230, यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स
3/2, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा आपका 1/2 और यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस लाइन को भरना है, बच गया वो लाइन। अब उस लाइन को भरने के लिए मैंने कहा है हमेशा रफ में लिख दिया करो करके 430 1 2 1 1 0 0। अब उसके बाद जस्ट इस लाइन को लिख देना है बोला हूं, तो इस लाइन को भी लिख दो, ये 230 और ये हो जाएगा आपका 3/2, फिर है क्या आपका 0, फिर है 1, फिर है आपका 0, फिर 1/2 और फिर यहां पर दोनों पॉजिटिव लेवल में है। आपका जो लीडिंग एलिमेंट वाला हिस्सा कौन सा है, ये है, याद रखना 2G, ये वाला लीडिंग एलिमेंट वाला हिस्सा है ना, इसी को तो 1 बनाए हो, तो आप टिक मार दो इसको। अब भैया ये तो खुद अपने आप के ऊपर वाला 1 है तो कुछ करेंगे नहीं, अगर ये 5 है तो 5 को गुणा करना पड़ता, 6 है तो 6 का गुणा करना पड़ता, मैं बोला हूं बार बार। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपस में घटा दीजिएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है। तो 430 में 230 घटाएंगे कितना आएगा, आपका आ जाएगा ओनली 200। ठीक है, यहां घटाएंगे 1 ऋण 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 हो जाएगा। सही बात है। ठीक, यहां पर कितना आएगा बच्चों, 2 में 0 घटाएंगे 0, क्योंकि कुछ करना नहीं है, घटाना ही था। 1 में 1 घटाएंगे 0, 1 में 0 घटाएंगे 1 1, कहां पे, यहां पर 0 लिख दिया हूं गलती से, है ना, 2 में 0 घटाएंगे 2 और यहां पर 0 और यहां पर 1 और यहां पर ऋण 1/2 और यहां पर। अब इस लाइन को पूरा हम डाल देंगे यहां पर, है ना, तो ये जो तिरछा है उसको ठीक ठाक करके लिखना। कोफिशिएंट कितना हो जाएगा S2 का 0, यहां उत्तर कितना आया है 200, लिख दीजिएगा 200, यहां पर -1/2, यहां पर 2, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर -1/2 और यहां पर 0। क्या मैं समझा पाया आप लोग को? ठीक, अब प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इतना भरने के बाद हमेशा आपको जेडजे निकालना है। निकाले जेडजे, जेडजे क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा लिखेंगे, जो योग करेंगे सबके साथ। तो जब यहाँ 0 है ऑलरेडी, तो जो इंटर किया है उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इंटू करके ही लिख देना चाहिए, तो भी ठीक है। तो यहां पर मैं इंटू करूंगा 5 या 15/2। ठीक है, 5 या 15/2, क्योंकि 5 का गुणा किया जाएगा, लिख दिया जाएगा, 0 वाले को कोई मतलब नहीं है। यहां पर गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 0, राइट। इधर गुणा करने की आवश्यकता है क्या, बोलूंगा नहीं, जो इंटर करता है उसी की जगह कुछ होता है, बाकी जगह 0 होता है, तो उसी लाइन को बस इंटू करके लिख देंगे तो भी आंसर वही है। यहां पर हो जाएगा बच्चों 5, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा क्या आपका 5/2 और यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, नेट आपका एवोल्यूशन निकालेंगे। और मैंने कहा है जो जो चीजें रहती है उसके नीचे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। डायरेक्ट मैं यहां पर 0 लिख सकता हूं, यहां पर S2 नहीं है, S1 है, तो S1 के नीचे डायरेक्ट 0 आएगा, ऐसा बोल सकते हो, आएगा ही आएगा, है ना। अब देखिए नेट एवोल्यूशन निकालते हैं, यहां पर क्या आने वाला है, तो ZJ माइनस CJ, नेट एवोल्यूशन का ये मतलब होता है ना। कैमरा मारा है ये ZJ माइनस CJ, है ना, ये ZJ माइनस CJ आपको लिखनी है। तो देखिए ZJ माइनस CJ, ये ZJ है, ये माइनस CJ, तो आप करेंगे 15/2, ऋण आएगा 3, ये पहले लिखा जाएगा देन उसको लिखा जाएगा, तो आगे पीछे कर दें तो भी गड़बड़ होता है ना। ये ZJ माइनस CJ, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6, 15 में 6 करेंगे तो हो जाएगा 9/2, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा ZJ माइनस CJ मतलब -2 आएगा, क्योंकि ZJ 0 है। ठीक, और यहां पर करेंगे तो 0, देखो मैंने कहा था जो इंटर करता है जो भी रहेगा उसके नीचे नेट एवोल्यूशन 0 आता है। सही बात है। और क्या हो गया हमारे पास, और क्या है, इसके लिए लिखेंगे नेट एवोल्यूशन, तो यहां पर गुणांक 0 है, 0 है, 0 है, यहां पर 0 है मतलब 0 आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ZJ माइनस CJ मतलब हो जाएगा 5/2, ZJ माइनस CJ मतलब, ठीक है, कौन निगेटिव वैल्यू है इस पूरे पे, ये। ठीक है, तो इसको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। मतलब आपका यहाँ ओनली x1 का मान नहीं, x2 का भी आ सकता है, x3 का मान भी आ सकता है, ये पता चल रहा है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, थोड़ा सा ध्यान से लाइन को देखूं, तो ये मेरा की क्या हो गया, कॉलम हो गया, और ये मिनिमम रेशियो वाला डब्बा है, ऊपर में मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग समझ जाना। तो बच्चों आप इसको डिवाइड कीजिएगा, किससे डिवाइड करेंगे, इनसे डिवाइड, इससे नहीं कर देना भाई, XB से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा, यहां पर 100, ये पूरा की
कॉलम की कॉलम के मेंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या आ गया 100। 0 है मैं तो डिवाइड करूंगा क्या, नो 0 है डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। यहां पर कितना है 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, यस 105 आएगा। 105 इंटू 4 इक्वल टू जो है 420 होता है, मतलब एक ही मतलब है। किसी कोई आपत्ति है, विच इज मिनिमम, बोलेंगे इसमें से छोटा कौन, ये है। तो मतलब x2 इंटर करेगा और S1 लीव करेगा, सही बात है। तो ये चीजें मेंशन कर दीजिएगा अगले टेबल के लिए नीचे में फटाफट कि इंटरिंग वेरिएबल होगा या फिर इनकमिंग वेरिएबल होगा x2, राइट, और आपका आउट गोइंग वेरिएबल होगा कौन, S1। अब सब चीज को फटाफट लिख देते हैं बच्चों। यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 5 0 0 0, इतना उत्तर आ जाएगा। इसलिए मैंने आगे टेबल पर मेंशन नहीं किया, अगर जरूरत पड़ेगा तो और टेबल बना देंगे हम लोग। अब क्या इंटर करेगा, S1 छोड़ेगा और S2 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे x2 आएगा और x3 जैसा का तैसा, x3 जैसा का तैसा। कोफिशिएंट कितना है बच्चों, x2 का 2 है, x3 का 5 है, इसका 0 है। अब जो चीजें जहां पर एंटर की है ये तो हमने बता दिया कि हमारा ये जो है पूरा पूरा क्या है, ये मेन हमारा जो रो है जिनके कारण से परिवर्तन आने वाला है। तो पहले उस लाइन को लिख दीजिएगा, ठीक है, उस लाइन को लिख देंगे। ये वाला लाइन पे कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं, वो तो 0 है। जिसके नीचे 0 होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। तो इस लाइन को लिखते हैं पहले। ए हो जाएगा आपका S1 के लिए 2 को डिवाइड करेंगे, है ना, पूरे लाइन से, क्योंकि ये लीडिंग एलिमेंट 2 है इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 रहता है तो 3 से डिवाइड करते, जो रहता है उतना डिवाइड करते हैं। 1 रहेगा 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा बच्चों क्या, 2 से और इसको डिवाइड करूंगा तो आधा को और आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां पर क्या हो जाएगा 1 रहेगा, यहां पर कितना हो जाएगा 0, यहां पर 1/2, यहां पर -1/4, राइट, और यहां पर 0। किसी कोई आपत्ति है, ओके। इस लाइन को जैसा का तैसा लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर 0 है। तो जब भी आपको लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 हो तो लाइन को बदलेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 230 और यहां पर हो जाएगा बच्चों 3/2 एंड यहां पर 0, यहां पर है 1, यहां पर है 0, यहां पर 1/2, यहां पर है 0। इस लाइन को बदला जाएगा, बोलेंगे यस सर बदला जाएगा। तो जिस लाइन को बदलना होता है उस लाइन को रफ में लिख दो। 420 है, ठीक है, 420। फिर है आपका 1 4 0 0, एक और 0 और 1, और जो लाइन बदलना है उसको तो लिख दिया हम लोगों ने। हमारा जो की जो रो है या फिर लीडिंग रो कहते हैं उसको, उस लीडिंग रो को लिखिए। लीडिंग रो वो है जहां से आपका ये मिला हुआ है, जब परिवर्तन करने के बाद जो बना है उसको लिखना होता है, इधर मत लिख देना। तो हम लिख देंगे उस लाइन को, वो क्या है स्टूडेंट्स, 100 -1/4 1 0 1/2 -1/4 एंड 0। अब हम इसको जो है 0 करना चाहते हैं तो जो संख्या होगी उसकी गुणा किया जाएगा और घटाया जाएगा। तो 4 का गुणा करूंगा 400 हो जाएगा। 400 में मैं जो है 420 में मैं 400 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 20 आएगा, लिख दिया हमने, ओके बच्चों। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और यहां पर ऑलरेडी आपने माइनस कह रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा ये 2, राइट, यस और नो। -1 क्योंकि 4 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा, कट जाएगा 4 4 1 और ऋण ऋण धन है ना, तो 1 1 2 बन गया। और यहां पर क्या हो जाएगा 0, यहां पर 0, यहां पर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा -2 क्योंकि 4 इंटू करना है आपको, और नीचे में 2 है डिवाइड हो गया, और यहां पर हो जाएगा -1 प्लस में 4 +1 हो जाएगा ये। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों ओनली 1 होगा क्योंकि 0 इंटू 4 से क्या हो जाएगा 0, और 0 को माइनस कर रहे हैं 1 से, मतलब 1 ऊपर है, मतलब आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया? यही कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट रखनी है आगे चलकर। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 2, ये 0 और ये 0 और यहां पर -2, यहां पर 1 और यहां पर 1, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जेडजे निकालना है, देख लीजिएगा क्योंकि नेट एवोल्यूशन हर जगह खोजना ही पड़ेगा। अब ये 2 चीजें यहां पर इंटर कर गई, यहां पर क्या लिखेंगे आप, अच्छा यहां पर पहले लिखना पड़ जाएगा आप लोग को। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, -1/2 और यहां पर क्या रहेगा +15/2, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आएगा स्टूडेंट्स 14/2 मींस 7। ध्यान से देखिए
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, योग करना है 15/2 और दोनों को योग करेंगे तो आ जाएगा 14/2 मतलब 7। पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव? बोलेंगे पॉजिटिव रहेगा सर, राइट। ठीक, आगे बढ़े बच्चों, और यहां पर जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 और ये 0 हो गया। यहां पर आएंगे तो मिलेगा 5, बाकी जगह 0 हो गया, है कि नहीं? देखो इंटू करेंगे 2 और ये तो 0, तो योग करेंगे तो 2 रहेगा। यहां पर आएंगे तो 0, यहां पर 5, यहां पर आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। ओके, लिख देते हैं रफ में, यहीं पे लिख देते हैं। यहां पर इंटू करेंगे तो 1 रहेगा, फिर प्लस में हो जाएगा यहां पर 0, फिर आप करेंगे तो 0, राइट। से यस और नो? सो आपको क्या मिलेगा यहां पर 1। फिर यहां पर जाएंगे इस लाइन पे, आप लिखिएगा माइनस क्या रहेगा 1/2, इंटू करने के बाद यहां पर क्या रहेगा बच्चों, प्लस करके ही लिखना है आपको 5/2 और यहां पर करेंगे तो 0, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/2, इट मींस दैट 2 आएगा। ओके, जोड़ेंगे तो फिर यहां पर चले जाइए, यहां पर आ जाएगा 0। वाई आंख बंद करके लिख सकते हो S3, यहां पर इंटर किया मतलब वो 0 आएगा, ठीक है। नेट एवोल्यूशन देख लीजिएगा, ये 7 माइनस में क्या करने वाले हैं, क्योंकि ZJ माइनस CJ मतलब आपको क्या मिलने वाला है, यस आपको मिलेगा बच्चों 4, आपको मिलेगा यहां पर 0, आपको मिलेगा यहां पर 0, आपको मिलेगा यहां पर 1, आपको मिलेगा 2, यहां पर मिलेगा 0। वी कैन सी दैट आर ZJ माइनस CJ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सब के सब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब यही आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। और आपका x1 यहां पर थ्योरी लिखेंगे थोड़ा सा, x1 इक्वल टू क्या बच्चों 0, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका उत्तर, x2 इक्वल टू 100, ठीक है। और x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर, वह है ये 230। बात क्लियर है? ये आपके आंसर होने वाले हैं। क्या मैं समझा पाया? x1 नहीं आया है इसलिए x1 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब लिख दीजिएगा आप क्या, मैक्सिमाइज z इक्वल टू, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था वो 3x1, मतलब 3x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर क्या था आपका 2 इंटू x2, x2 का वैल्यू है कितना 100। फिर है बच्चों आपका क्या, वो है 5x3 और x3 का वैल्यू है आपका 230। ओके, अब सबको ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका क्या, ये है आपका 5 या 15, 15 का 5, ये हमने लिख दिया, ये शून्य और लगा दिया, और 5 दूनी 10, 10 और ये 11, तो हो जाएगा बच्चों कुल मिला के 1350 आपका आंसर होगा। क्या है ये, मैक्सिमाइज जेड है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका उत्तर है। कोई प्रॉब्लम किसी को है ना? तो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको होमवर्क और दिया जाएगा, उस होमवर्क को आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो बच्चों को होमवर्क का जो है स्क्रीन पे दिखाई देंगे, है ना, और आप लोग जो है अभी ऑफलाइन क्लास वाले जो है उसको लेकर चलेंगे और जो है कल बना के लाएंगे, ठीक है। और समझ नहीं आएगा तो फिर से इसको वीडियो को यूट्यूब में आप देखिएगा, ठीक। तो इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।